गवर्नमेंट ग्रांट शुरू करेंगे। ये लो, ये लाइट की वजह से गड़बड़ तो नहीं हो रही? दिखाओ जरा कैमरा। बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हारून सलीम। वालेकुम सर, आ रही है, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू। अच्छा, पहले तो भाई सॉरी, हमें 2 दफ़ा आज क्लास का टाइम चेंज करना पड़ा। माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड आई हैव टू बी इन हॉस्पिटल फॉर दैट। एनीवेज, आप स्टूडेंट लोग हैं, आपने फ़ीस दी होती है, आपको क्या। अच्छा जी, मैंने आपको कुछ काम दिया था करने के लिए, होपफुली वो हो गया होगा, कोई इशू तो नहीं है उसके अंदर? ओके। अच्छा जी, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 स्टैंडर्ड हैं। एक बोरिंग कॉस्ट का है, एक गवर्नमेंट ग्रांट्स का है, और एक स्टैंडर्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है, आई थिंक 40। हमने बोरिंग कॉस्ट पढ़ लिया 23 जो था। आज हम IS 20 स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस। इसमें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट ग्रांट या असिस्टेंस कहते किसे हैं। मतलब वी मस्ट नो कि व्हाट इज असिस्टेंस और व्हाट इज ग्रांट ना। तो देखें, डेफिनेशन पे जाने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर आपको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट देती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए, स्टाफ की के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर सर्टन बिजनेसेस की प्रमोशन के लिए। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 तरह की होती है, बल्कि यूं कहना चाहिए ये कई तरह की होती है। मेनली 2 टाइप्स हैं, लेकिन ये कई किस्म की हो सकती है। जो सबसे पहले गवर्नमेंट की सपोर्ट है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। डेफिनेशन क्लियर कर लें ताकि हमें इसके अंदर जो मेन अकाउंटिंग है ना वो हम करेंगे ग्रांट्स की, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमें उनका पता होना चाहिए। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है? is action by government designated to provide an economic benefit specific to an entity or a range of entities qualifying under certain criteria. Government assistance does not include benefits provided only indirectly through action affecting general trading condition, such as the provision of infrastructure in development areas or the imposition of trading constraints on competitors. बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के वो एक्शन जो कि किसी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए किए जाएंगे उन्हें गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं। जो किसी एक एंटिटी या रेंज ऑफ एंटिटीज को, लाइक फलां सेक्टर जो है उसको आपने अगर दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंस के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज़ शामिल नहीं होगी जो अभी हम करने लगे हैं बात। गवर्नमेंट असिस्टेंस डज नॉट इंक्लूड बेनिफिट प्रोवाइडेड ओनली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बेनिफिट कौन से होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं? इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं जैसे अगर आप कभी मोटर एक्सप्रेस वे से मोटरवे पे चढ़े हों तो फीडबैक बना हुआ है, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल समथिंग, जो इंडस्ट्रियल स्टेट बनी हुई है, उसके अंदर गवर्नमेंट सड़कें भी बना रही है, गवर्नमेंट ने 4 दीवारी भी बना के दे दी पूरे उस कंपाउंड की, लाइटिंग भी कर दी, गैस भी फर्ज करें दे दी।
तो ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है ये काम कर रही है, किसी को डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रही, कोई भी इंडस्ट्री वहां आके लग सकती है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो इनडायरेक्ट सपोर्ट है, गवर्नमेंट असिस्टेंस डज नॉट include benefits provided only indirectly through action affecting general trading condition। ठीक है, कि वो एक्शन जो इनडायरेक्टली जनरल ट्रेडिंग कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे होंगे, सच एज प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एरिया, सड़कें, लाइट, गैस, सीवरेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए बना है। ठीक है, इट इज़ नॉट गवर्नमेंट असिस्टेंस। और द इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट ऑन कंपटीटर, या आप कंपटीटर्स हैं उनके ऊपर कोई आप कंडीशन लगा दें, किस पर्पस के लिए, कि कुछ लोगों को सपोर्ट मिल जाए। जब मैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता हूं तो उसका मकसद ये होता है कि उस इंडस्ट्री के अंदर दूसरे काम करने वाले लोग जो हैं उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो वो जो इम्पोजिशन हम कर देते हैं कंस्ट्रेंट की, कंस्ट्रेंट मीन जो उसके ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं कंपटीटर्स के ऊपर, वो भी, और जो इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजन है वो भी, वो गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर असिस्टेंस क्या हुई कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या सर्टन इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली आप कोई बेनिफिट देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में नहीं, उसको डायरेक्ट कोई बेनिफिट देंगे, आगे जाके पढ़ेंगे वो बेनिफिट किस तरह के हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, जिस तरीके से उसे हम गवर्नमेंट ग्रांट्स कहते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस by government in the form of transfer of resources to an entity in return for past or future compliance with certain condition relating to operating activities of the entity। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट। कौन सी असिस्टेंस होगी, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है दैट इज अ टाइप ऑफ असिस्टेंस। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ असिस्टेंस। ओके, किस तरह की असिस्टेंस है, वो कहता है जो कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज की शक्ल में होगी। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाकर, रिसोर्सेज ट्रांसफर करने हैं टू एन एंटी, किसी एंटी को, किस लिए, इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। पास्ट यानी आपने कोई कंप्लायंस किया हुआ है उसके रिटर्न में, या फ्यूचर में आपने कोई कंप्लायंस करना है उसके रिटर्न में, रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। गवर्नमेंट आपको, फर्ज करें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी जो कंपनी अपने स्टाफ को ये ख़ास किस्म की आईटी ट्रेनिंग देगी, हम उस कंपनी को उस ट्रेनिंग के ऊपर जो उनके एक्सपेंसेस हुए हैं उसका 50% डिसबर्स करेंगे। पास्ट में उन्होंने ट्रेनिंग दी, उन्होंने अप्लाई किया और उनको 50% डिसबर्समेंट मिल गई। ये ऐसी असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट है। या फ्यूचर में उन्होंने करना हो कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये हर कंपनी को हम 5 लाख दे रहे हैं, इसके बदले में आपने ये ट्रेनिंग कंडक्ट करानी है स्टाफ की। ये जो कंप्लायंस आपने करके फ्यूचर कंप्लायंस है, तो जब गवर्नमेंट आपको पैसे देगी तो वो क्या है, वो एक ऐसी असिस्टेंस है जो कि गवर्नमेंट ग्रांट कहलाएगी। ठीक है जी। They exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the entity। ठीक है, like के कहता है कि जी इसके ऊपर ऐसी कोई भी सपोर्ट असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहलाती जिसकी कोई वैल्यू ना प्लेस की जा सकती है। ठीक है, लाइक सड़क बन गई है, सबके लिए सड़क बन गई है, किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए उस सड़क की कितनी वैल्यू है ये हम प्लेस नहीं कर सकते, लिहाजा वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है।
ओके। इसके अलावा with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the entity। टैक्स के मुख्तलिफ रेट्स हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स का रेट 5% है, किसी के ऊपर 3% है, किसी के ऊपर 2% है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान जो रेट की कमी है, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस जो कि गवर्नमेंट ग्रांट हम बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। रिडक्शन इन टैक्स रेट ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चौथी जो सपोर्ट गवर्नमेंट कर सकती है वो फॉर गिवेबल लोन है। वो लोन जिन्हें माफ कर दिया जाए उन्हें हम फॉर गिवेबल लोन कहते हैं। इज ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एंटी विल मीट द टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ द लोन। आपने लोन लिया गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि भी इस लोन से आपने ये काम करना है, और जो लोग ये काम कर लेंगे, जो जो कंडीशन पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जो उस पर पूरा उतरेंगे, उनको ये वाला लोन माफ कर दिया जाएगा। ये जो पैरामीटर्स हैं उन्हें कंडीशन फॉर फॉरगिवनेस कहते हैं। ये कहता है कि ये आपके लिए गवर्नमेंट ग्रांट, ये ऐसा लोन होगा जो कि फॉरगिवेबल लोन कहलाएगा। जब तक कंडीशन आपकी सर्टन नहीं है कि आपको माफी मिल जाएगी, उस वक्त तक ये लोन है। ये ऐसा लोन नहीं है कि आप डिफॉल्टर हो गए और माफ कर देंगे, वो वाला लोन नहीं है। ये आपको लोन दिया गया और कहा गया कि भी जो लोग ये पैरामीटर पूरे कर देंगे उनको ये लोन माफ कर दिया जाए। अब वो जो पैरामीटर हैं, कंडीशन फॉर फॉरगिवनेस है, जब तक वो सर्टन ना हो जाए उस वक्त तक आपने उस लोन को लोन ही रखना है, उसे फॉरगिवेबल लोन नहीं करना, क्योंकि फॉरगिवेबल लोन फिर लोन नहीं रहेगा, वो लायबिलिटी नहीं रहेगा। ओके। चौथी जो सपोर्ट गवर्नमेंट दे सकती है वो लो इंटरेस्ट लोन्स हैं। अभी मैं एक अकाउंट फाइनल करके आ रहा हूँ, उसके अंदर मेरे से बच्चा डिस्कस कर रहा था, ये कोविड के दौरान खान साहब की गवर्नमेंट ने लोगों को रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दिए हैं टू पे द सैलरीज टू द स्टाफ। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग स्टाफ को सैलरी उनकी काटे मत, सैलरी उनको फ़र्क मत करें, बल्कि आप हमसे लोन ले लें। वैसे अगर रेट 15% है तो हम आपको 6% पे लोन दे देते हैं, 4% पे दे देते हैं, वट एवर। वो जो रेट है, जो लो इंटरेस्ट रेट लोन है, वो भी एक गवर्नमेंट की सपोर्ट है। ठीक है, क्या लिखा है? लो इंटरेस्ट लोन्स आर लोन्स विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट के इंटरेस्ट से मीन जो स्टेट बैंक का रेट है, उसके जो मार्केट में इस वक्त चल रहा है उससे कम रेट के ऊपर अगर आपको गवर्नमेंट लोन देती तो वो लो इंटरेस्ट लोन कहलाते हैं। आगे चलो जी। अब आ जाते हैं हम अपने ये जो सपोर्ट गवर्नमेंट डिफरेंट तरीकों से कर सकती है। हमने कहा असिस्टेंस है, हमने कहा गवर्नमेंट ग्रांट्स है, हमने कहा फॉरगिवेबल लोन है, हमने कहा लो इंटरेस्ट लोन है। तो हमने जो मेन अकाउंटिंग की डिस्कशन करनी है वो हमने करनी है गवर्नमेंट ग्रांट्स की। IAS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंट। ठीक है, कि ग्रांट्स के और डिस्क्लोजर देने ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस आइडेंटिफाइज 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। 1 ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ठीक है जी, यहां से अब अंडरस्टैंडिंग लेवल आपने स्टेब्लिश करना है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट वो ग्रांट होगी जिससे आपने एसेट खरीदने हैं, जो आपको एसेट की खरीदारी के लिए दी गई है। ठीक है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट आर गवर्नमेंट ग्रांट्स whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long term asset। long term asset इसका मतलब है कि मुझे गाड़ियों का तेल खरीदने के लिए ग्रांट नहीं मिलेगी, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए मिलेगी। या वो खुद बनाएं, या वो एक्वायर करें, या वो कंस्ट्रक्ट करें, या वो परचेज करें।
Subsidiary condition may also be attached, restricting the type or location of the asset or the period during which they are to be acquired or held. कहता है हाँ गवर्नमेंट साथ कोई कंडीशन इम्पोज कर सकती है कि जनाब ये मशीन फलां एरिया में लगेगी, इतने अरसे में लगेगी और इस तरह की मशीन लगेगी। मसलन गवर्नमेंट लोगों को पैसे दे देती है जी फैक्ट्रियों को, जी अपने फैक्ट्री के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं, साफ पानी मिले मजदूरों को। लेकिन आज हम आपको पैसे दे रहे हैं तो महीने के अंदर अंदर प्लांट लगने चाहिए, और ये प्लांट फैक्ट्री के अंदर लगने चाहिए, प्रोडक्शन फ्लोर पे लगने चाहिए। क्या हुआ? रेस्ट्रिक्ट कर दिया टाइप, लोकेशन ऑफ द एसेट और द पीरियड ड्यूरिंग विच दे मे बी एक्वायर्ड, या वो पीरियड के महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ऐसी ग्रांट जो है वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कहलाती है। जो एसेट के अलावा आपको ग्रांट मिलेगी वो क्या कहलाएगी? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की डेफिनेशन क्या है? ग्रांट विच इज अदर देन ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, वो क्या कहलाएगी? दैट विल बी कॉल्ड ग्रांट रिलेटेड टू इनकम और गवर्नमेंट ग्रांट्स अदर देन दोज रिलेटेड टू एसेट। ऐसी हर ग्रांट, मसलन आपको रिबेट मिलता है कि जी आप फलां कंट्री के अंदर या फलां प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी कॉस्ट का इतने % आपको गवर्नमेंट वापस कर देती है, तो ये क्या है? ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर देते हैं जब मिलता है वो। ठीक है, इससे कोई एसेट नहीं बन रहा, लॉन्ग टर्म एसेट नहीं बन रहा जो ऊपर उसने कहा है। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर समटाइम्स कॉल्ड बाय अदर नेम्स सच एज सब्सिडीज, सबवेंशंस और प्रीमियम्स कहा जाता है। रिबेट भी बाज़ औक़ात क्या देते हैं, ये इसके अल्टरनेटिव नेम है, सब्सिडीज, सबवेंशन और प्रीमियम और रिबेट्स व्हाटएवर। ठीक है जी, एटसेट्रा। आगे चलो, अब अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट आ गई। क्योंकि इशू ये है कि मुझे पैसे मिलने हैं, तो जब मुझे पैसे मिलने हैं, लोग ठंड में भी पिज़्ज़े खाई जा रहे हैं यार अलमाइदा पे बैठे, सॉरी यार। अच्छा, जब मुझे पैसे मिलने हैं मैं कैश को तो डेबिट कर लूंगा, क्रेडिट किसे करना है? इनकम को करना है, या कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट ऑफ सेल को करना है। ठीक है, एसेट को क्रेडिट करना है। एसेट तो क्रेडिट होता ही नहीं है। जब आपके पास कैश आएगा, कैश डेबिट करके क्रेडिट किसे करना है? लायबिलिटी बुक करनी है, इनकम बुक करनी है, एसेट बुक करना है। कैसे ये सारा काम करेंगे? वो कहता है जी IAS 20 स्टेट्स दैट ग्रांट्स शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अनटिल देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट। पहली बात तो ये है कि ग्रांट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना जब तक इन दो बातों की रीजनेबल अश्योरेंस नहीं हो जाएगी। ये टाइम ऑफ रिकॉग्निशन की अब बात करने लगा है कि व्हेन टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट्स, जब ये दो अश्योरेंसेस मिल जाएंगी। पहली एश्योरेंस क्या है? द एंटी विल कंप्लाई विद एनी कंडीशन अटैचिंग टू द ग्रांट, कि कोई कंडीशन जो गवर्नमेंट ने दी हुई हैं उस ग्रांट को अवेल करने के लिए वो कंपनी मीट कर रही है। कितने लोग? वो कंपनी मीट कर रही है। ठीक है, वो कंपनी मीट कर रही है वो कंडीशन। नंबर 2, द ग्रांट विल बी रिसीव्ड, और ये सर्टन हो जाए कि ग्रांट मिलेगी, तब आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि कैश मिलने पे ही गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करनी है। जब हमें ये श्योर हो जाएगा कि ग्रांट विल बी रिसीव्ड, विल बी, तो इसका मतलब है तब भी रिकॉग्निशन हो सकती है। ओके, तो आपको पेपर में पूछे कि भाई अंडर व्हाट कंडीशन ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, सो दीज कंडीशन शुड मेट बिफोर रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, once these recognition criteria are met, the grant should be recognized in profit or loss over the periods necessary to match them with their related cost. ठीक है, कहता है जब ये recognition criteria meet कर लेंगे, the grant should be recognized in profit or loss over the period necessary to match them with their related cost.
कि उन ग्रांट की जो कॉस्ट है वो इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर द पीरियड, ठीक है, जब उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज होनी है, ठीक है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के एक्सपोर्ट सेल का आपको रिबेट मिला है तो जब वो एक्सपोर्ट सेल और उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज होगी उसी प्रपोर्शनेट से वो इनकम भी रिकॉग्नाइज हो जाए, वो ग्रांट भी रिकॉग्नाइज हो जाएगी इनकम के तौर पर। Neither type of grant should be credited directly to shareholders' interest in the statement of financial position। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पहला हेड होता है लायबिलिटी साइड पर, इक्विटी एंड रिजर्व्स, कहता है कि किसी सूरत भी ग्रांट की कोई भी टाइप हो, वो एसेट बेस्ड हो, वो रेवेन्यू बेस्ड हो, हम किसी टाइप ऑफ ग्रांट को डायरेक्टली इक्विटी का पार्ट नहीं बना सकते। डायरेक्टली हम उसे इक्विटी का पार्ट नहीं बनाएंगे इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दे मस्ट बी रिपोर्टेड ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू रूट करना है उन्होंने, वो डायरेक्ट इक्विटी का, मैं ये नहीं कह सकता कैश डेबिट और रिजर्व्स क्रेडिट, वो समहाउ प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी और वहां से फिर वो इक्विटी में जाएंगी, ठीक है जी। अब वो दोनों, ये एक बेसिक प्रिंसिपल तय कर दिया कि रिकॉग्निशन की ये कंडीशन पूरी हो और कोई भी ग्रांट डायरेक्टली इक्विटी में नहीं जानी, वो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस जाएगी, ये एक बेसिक प्रिंसिपल बन गया। अब वो कहता है जी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, समझिएगा जरा। दो मेथड है इसकी, ठीक है। फॉर ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम states that IS 20 states that an income approach should be used and grant should be taken to income over the period necessary to match the grant with the cost that the grant is intended to compensate। कि जिस कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है, उस ग्रांट, उस कॉस्ट का जो पीरियड ऑफ कॉस्ट है उसके साथ ये ग्रांट मैच होनी चाहिए। यानी अगर आपको स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए ग्रांट दी जा रही है तो जिस पीरियड के अंदर आपको ग्रांट, स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही है, उस पीरियड के अंदर ही गवर्नमेंट जो ग्रांट है उसको इनकम ट्रीट किए जाना चाहिए। कि जिस कॉस्ट की कंपनसेशन के लिए ग्रांट दी जा रही है, जितने पीरियड की वो कॉस्ट है उतने पीरियड ही की वो उतने पीरियड में ही उस ग्रांट को इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करना है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, कहता है ये काम करने के लिए दो मेथड हैं। नंबर वन, इंक्लूड द ग्रांट फॉर द पीरियड एज अदर इनकम और इंक्लूजन इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। लो जी, कहता है जी ग्रांट को अदर इनकम ट्रीट कर लिया। आपको गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम आपको 5 लाख ग्रांट देते हैं, आपने जिस साल में स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है, जितना आप स्टाफ की ट्रेनिंग के ऊपर एक्सपेंस खर्च करेंगे उतनी आपको ग्रांट जो है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस आप रूट कर सकते हैं। मैंने पहले साल में स्टाफ, मुझे 5 लाख इकट्ठा दे दिया गवर्नमेंट ने, और ऊपर वाली दोनों कंडीशन मैंने कहा जी बिल्कुल मैं क्वालिफाई करता हूं और मैं ये ग्रांट मुझे मिलेगी भी क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता हूं स्टाफ की। अब पहले साल में स्टाफ की ट्रेनिंग के ऊपर 75,000 रुपया खर्च हुआ। हाँ, 5 लाख जब गवर्नमेंट ने दिया तो मैं उसकी एंट्री करूंगा कैश डेबिट, इनकम को क्रेडिट नहीं करूंगा, डेफर्ड लायबिलिटी को क्रेडिट करूंगा। मेरी लायबिलिटी है, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ कॉस्ट उसको इनकम का हिस्सा बनाना है। तो मेरे पास पहला मेथड ये होगा कि मैं जितनी कॉस्ट इनकर की है मैं उतनी ग्रांट इनकम बना लूं, कॉस्ट को एक्सपेंस में पड़ा रहने दूं, वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट थी, और उसके बराबर जो ग्रांट है वो मैं डेफर्ड लायबिलिटी को डेबिट करके अदर इनकम को क्रेडिट कर लूं। वो एक्सपेंस अपनी जगह अकाउंट फॉर रहे और मैं उसके बराबर इनकम रिकॉर्ड कर लूं।
ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है, वो कहता है डिडक्ट द ग्रांट फॉर द पीरियड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस, कि जिस पर्पस के लिए ग्रांट दी जा रही है उसके ऊपर आपने जो एक्सपेंस किया हुआ है, आप इसे डायरेक्टली इनकम ना दिखाएं, बल्कि क्या करें, उस एक्सपेंस में से ग्रांट का वो पोर्शन माइनस कर दें। यानी पहली अप्रोच क्या है, ये है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम के लिए। ठीक है, पहली अप्रोच क्या है कि जितनी ग्रांट उस पीरियड की बनती है उसको आप क्या करें, इनकम ट्रीट कर लें, अदर इनकम। दूसरी अप्रोच क्या है, उसे इनकम ना ट्रीट करें, उसे रिडक्शन इन कॉस्ट ट्रीट कर लें। जैसे हमें हमारे एक्सपोर्टर्स को रिबेट मिलता है गवर्नमेंट से, तो वो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल फाइनल करके लेस उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक या कोई रिबेट होता है तो वो माइनस कर देते हैं, वो रिडक्शन इन कॉस्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम पहली अप्रोच क्या है, उसे अदर इनकम ट्रीट कर लें, जितना बनता है उस साल का, मिली भले आपको ज्यादा, आपने उतनी लेके जानी है जितनी आपका प्रोपोर्शनेट बनता है उस साल का। और दूसरी अप्रोच क्या है, डिडक्ट द ग्रांट फॉर द पीरियड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस, इनकम ना बनाए, रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस कर। आगे चलो जी, एग्जाम्पल है जी, सॉल्व करेंगे इसको। अ कंपनी रिसीव्स अ कैश ग्रांट ऑफ ₹30,000 31 दिसंबर ईयर 0। ठीक है जी। द ग्रांट इज टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यंग अप्रेंटिसेस, ट्रेनर जो होते हैं, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू लॉस्ट फॉर 18 मंथ्स फ्रॉम 1 जनवरी ईयर 1। ठीक है, actual cost of the training were 50,000 in year 1 and rupees 25,000 in 2. The grant would be accounted for as follows. कैसे अकाउंटिंग करेंगे, जिस दिन पैसे आए हैं, ठीक है, कब, 31 दिसंबर ईयर 0 को, ठीक है, उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन भाई बैंक में पैसे तो आए ना मेरे, बैंक डेबिट टू डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, ये मेरी लायबिलिटी है, इसके अगेंस्ट मैंने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, मैंने खर्च करना पैसा, ये किसी कंडीशन के तहत ये पैसा मुझे मिला हुआ है, लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं 30,000 रुपए से ये एंट्री कर दूंगा, ये रही, ये रही। ओके, अब क्या हुआ जी, कहता है जी एक्चुअल कॉस्ट हमने 50,000 ईयर 1 में लगाई, 25,000 ईयर 2 में लगाई। ठीक है जी, मिले मुझे 30,000 हैं। ठीक है, अब मैंने इसका प्रोपोर्शनेट करना है। ईयर 0 द ग्रांट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी, ये मैंने जो एंट्री किया एज लायबिलिटी एंड प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्प्लिट बिटवीन करंट एंड नॉन करंट अमाउंट्स। इसकी सेग्रीगेशन भी करनी है, कुछ डेफर्ड लायबिलिटी में रहेगी यानी नॉन करंट लायबिलिटी में रहेगी, और कुछ करंट लायबिलिटी में चली जाएगी। ठीक है, 20,000 रुपया जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 18, मतलब कितनी इस ईयर के अंदर मुझे कितनी ये वाली ग्रांट जो है वो अपनी इनकम को रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, उसको हम इस तरह से, इज करंट एंड वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट फॉर द ईयर 1, द बैलेंस इज नॉन करंट। ठीक है, उसका बाकी बैलेंस जो है वो नॉन करंट हो जाएगा। आपको कितने पैसे मिले हैं ये देखिएगा, 30,000 आपको मिले हैं, ये 18 महीनों के लिए मिले हैं, आपने 18 से इसे डिवाइड किया, आपके पहले साल में 12 महीने बनते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 20,000 आप इसको इनकम ट्रीट करें, सॉरी इसको आप ईयर 0 के ऊपर, टाइम 0 के ऊपर, इतनी लायबिलिटी जो है वो करंट लायबिलिटी है और बाकी 10,000 जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि आप अगले साल इसे खर्च करने जा रहे हैं। ओके, अब आपने क्या किया, आपने 50,000 रुपया खर्च किया ईयर 1 में। एक अप्रोच है वो 50,000 एक्सपेंस कर दें, और ये जो 20,000 बचा एलोकेट हुआ है ईयर 1 को, ये अदर इनकम ट्रीट कर लो। नेट इम्पैक्ट क्या होगा, खर्चा कम हो गया 50 माइनस 20 से। लेकिन मेथड 1 क्या कहता है कि आप एक्सपेंस को मत छेड़ें, एक्सपेंस को रिकॉर्ड रहने दें 50,000, और जो उस साल के का प्रोपोर्शनेट ग्रांट का बनता है
30,000 दी है 18 महीनों के लिए, तो पहले साल के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा ग्रांट कितनी यूज कर, आपने ज्यादा यूज कर ली वो आपका मसला है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दिया उसमें से आप 20,000 ही यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी 50,000 एक्सपेंस बुक करके 20,000 को आप अपनी अदर इनकम ट्रीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जो रिमेनिंग अगला साल होगा उसके अंदर आपके पास रिमेनिंग 10,000 बची है, वो क्या करेंगे, वो आप अगले साल यूज कर लेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 1 देयर वुड बी ए करंट लायबिलिटी ऑफ 10,000। ईयर 1 जब खत्म होगा तो बाकी ग्रांट 10,000 बची है वो करंट लायबिलिटी में चली जाएगी और नॉन करंट जीरो हो जाएगा। ये उसने बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट बताया है। इनकम स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले साल में मेथड 1 आप 20,000 अदर इनकम ट्रीट कर लें, ईयर 2 के अंदर ईयर 0 में सारे के सारी लायबिलिटी ट्रीट होगी, 20,000 करंट और 10,000 नॉन करंट। ईयर 1 में क्या होगा, 20,000 इनकम रिकॉर्ड कर लें, मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं, और जो 10,000 है उसे करंट लायबिलिटी ट्रीट कर लें। और अगर मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं तो 20,000 को अपने एक्सपेंस में से माइनस कर दें, 50 माइनस 20,000, और 10,000 को करंट लायबिलिटी में ले जाएं क्योंकि वो ईयर 2 के अंदर वो भी ग्रांट यूज हो जाएगी। ठीक है जी, सो सिंपल। ईयर 2 के अंदर क्या होगा, ईयर 2 के अंदर हम 10,000 को जो है वो अप्रोच 1 मेथड 1 में इनकम ट्रीट कर लें, और अगर मैं मेथड 2 अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा खर्चा हो रहा है 25,000 ईयर 2 के अंदर, तो मैं उसमें क्या कर लूं, उसमें से 10,000 माइनस कर लूं। ठीक है, और लायबिलिटी नील हो जाएगी, ना कोई करंट लायबिलिटी है, ईयर 3 में कोई ग्रांट नहीं यूज होनी, ना कोई नॉन करंट है। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। ये देखिएगा जरा, अब उसने इसके एक्सट्रैक्ट बना के आपको बताए हैं। चलो जी, ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये 31 दिसंबर ईयर 0, जिस दिन पैसे मिले हैं उस दिन क्या है जी, करंट लायबिलिटी 20,000 चला जाएगा जो कि डेफर्ड है ऑफ कोर्स, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 10,000 चला जाएगा जो कि डेफर है। डेफर का मतलब है कि ये अभी की हमारी ये फ्यूचर में लायबिलिटी बनेगी, अभी हम इसको डेफर लायबिलिटी कह रहे हैं। ठीक है, 31 दिसंबर ईयर 1 को ये 10,000 यहां चला गया, नॉन करंट नील हो गया, और ईयर 2 को दोनों नील हो गई। अब आ जाएं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर। मेथड 1 ट्रेनिंग कॉस्ट माइनस ग्रांट रिसीव्ड कर दें। ठीक है, ये नेट एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 30,000, या नेट एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 15,000। और मेथड 2 में क्या करेंगे, इसे कॉस्ट रिकॉर्ड करें और इसे इनकम रिकॉर्ड करें। ठीक है, अलग अलग। ये देखिए मेथड 2 ट्रेनिंग कॉस्ट इसके अंदर माइनस कर दिया, ठीक है, नेट हो गया। मेथड 1 में कॉस्ट नहीं, उलट हो गया काम, पीछे जाओ। ये उसने एक्चुअली क्या किया हुआ है, उसने इसीलिए ये टोटल नहीं लगाए हुए ना। उसने कहा है कि मेथड 1 में क्या करें, इतनी कॉस्ट रिकॉर्ड कर दें दोनों सालों, और इतना इनकम रिकॉर्ड कर लें, अदर इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट यहां लिखें अदर इनकम। ठीक है जी, और मेथड 2 के अंदर क्या करें, नेट कर दें। देखें नेट किया, यहां नेट किया हुआ है, 50 माइनस 20 करके 30,000 एक्सपेंस कर दिया, और 25 माइनस 10 करके 15,000 एक्सपेंस कर दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रीटमेंट हो गया किस ग्रांट का, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम का। अब हम आते हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ये वो ग्रांट है जो, जी हमजा, सर हमने ग्रांट को जो रिकॉग्नाइज करना है वो किसकी बेस पे करना है, कॉस्ट की बेस पे या टाइम की बेस पे? कॉस्ट की बेस के ऊपर, कॉस्ट की बेस के ऊपर। यही पढ़ा है ना अजान हो लेने में।
ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, हमजा पूछ रहा है कि जी हमने ग्रांट को किस बेसिस के ऊपर प्रोपोर्शनेट करना है। बेटे हमने अभी बात ये की है कि हमने जो पीरियड है उसके ऊपर उसे प्रोपोर्शनेट करना है और कॉस्ट के साथ मैच करना है। ठीक है, मतलब हमने उसे कॉस्ट के साथ ही मैच करना है, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई कि प्रोपोर्शनेटली मैच करना है। ये नहीं है लाइक मैंने यहाँ पर पहले साल में 50,000 रुपया खर्च कर दिया तो मेरी तो सारी ग्रांट पहले साल में ही एडजस्ट हो रही है, तो मैंने पहले साल में नहीं करनी। ठीक है, उसने कहा है कि जी आप जितनी मर्जी कॉस्ट लगाएं, कॉस्ट के साथ जरूर मैचिंग करनी है, बट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर ये मैचिंग करनी है। ये नहीं करना कि आप जनाब सारी की सारी मैचिंग जो है वो पहले साल ही करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा जी मेरे पास ग्रांट थी 30,000 की, ये देखिए मैंने वर्किंग की, ये गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि 18 महीनों में भाई तुमने खर्च करनी है। गवर्नमेंट ये नहीं कह, कंडीशन लगा दी ना, जब कंडीशन लग गई है तो फिर मुझे इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं 12 महीनों में यानी अगले साल के अंदर मैं 20,000 ज्यादा से ज्यादा ग्रांट खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, ग्रांट इनकम बना सकता हूँ। खर्च करने का मतलब ये है मैंने जितना मर्जी खर्च कर दिया, मैंने 50,000 खर्च कर दिया, लेकिन मेरी जो इनकम बनेगी, अगर मैं अदर इनकम बनाता हूँ तो वो सिर्फ 20,000 बनेगी। और अगर मैं रिडक्शन इन कॉस्ट करता हूँ तो वो भी कितनी होगी, वो भी मैं 50,000 से सिर्फ और सिर्फ 20,000 लेस कर सकता हूँ, मैं सारे को माइनस नहीं कर सकता। और जो बाकी होगा वो अल्टीमेटली अगले साल फिर क्या हुआ, बाकी ग्रांट कितनी रह गई, 10,000 अगले साल के अंदर। मैंने वो जो 10,000 की ग्रांट है वो मैंने ये 2 के अंदर या मैं उसे इनकम बना लूंगा या मैं उसे 25,000 में से माइनस कर दूंगा। 25,000 में से माइनस हो गई तो वो रिडक्शन इन कॉस्ट हो गई, और ये अगर मैं कॉस्ट 25,000 रखूंगा तो 10,000 जो है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी इनकम बन जाएगी। तो इस तरह ये जो एग्जांपल है इसके ऊपर हम बेस्ट फिट कर सकते हैं ये दोनों मेथड, और उनके जरिए हम इस चीज को लेके आगे। आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, आगे चलो जरा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन, या वो ये कह देगा कि बताएं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर ईयर जीरो में क्या लाइबिलिटीज को शो करेंगे। ईयर जीरो के अंदर ये सारी लाइबिलिटी 30 की 30,000 ही लाइबिलिटी है, लेकिन इसमें से 20,000 वो वाली करंट लाइबिलिटी है जो अगले साल डेफर हो जानी है। ठीक है, इनकम बन जानी है ये, इसे हम डेफर्ड इनकम कह रहे हैं। ये हमारी इनकम है, हमें गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, लेकिन इसको इनकम बनाने के लिए साथ कोई कंडीशन लगा दी है, उस कंडीशन के मुताबिक फिर जब वो पूरी करेंगे तब मैं इसे इनकम बना सकूंगा। इसे डेफर्ड लाइबिलिटी नहीं लिखना, डेफर्ड लाइबिलिटी इसको ओवरऑल हम कह सकते हैं, लेकिन जब ये इनकम को चार्ज होती है तो फिर ये डेफर्ड इनकम बन जाती है। तो मेरी लाइबिलिटी के दो हिस्से बन गए, एक नॉन करंट और एक करंट। करंट वो है जो अगले 12 महीनों में उसने क्या हो जाना है, मुझे वो ग्रांट में यूज करने का मुझे राइट है, और नॉन करंट वो है जो उस साल के बाद मुझे यूज करने का राइट है। लिहाजा मैं 20,000 को करंट लाइबिलिटी में दिखाऊंगा और 10,000 को मैं नॉन करंट में दिखाऊंगा, और ये भी डेफर्ड इनकम है, ये भी डेफर्ड इनकम है, बिकॉज हमने इस इनकम को डेफर कर लिया है। और जब मैं ईयर 1 में जाऊंगा तो फिर ये जो नॉन करंट खत्म हो गई और जितनी भी बची है वो बस अगले ही साल यानी ईयर 2 के अंदर वो मेरी यूज हो जानी है। ठीक है, 20,000 तो ईयर 1 में यूज होगी, वो तो लाइबिलिटी रही ही नहीं, और जो 10,000 ईयर 2 में यूज होनी है वो ईयर 1 की करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। लिहाजा जब हम ईयर 2 में जाएंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास ये दोनों लाइबिलिटीज नील हो जाएंगी। ठीक है, और जब हम इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं तो मेथड 1 में ये अलहदा कॉस्ट दिखानी है, यहाँ पर लिखें ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी होगी, ये कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा होगी, ये एडमिन एक्सपेंस होंगे, जिस तरह की भी ट्रेनिंग है ये वहाँ ग्रुप हो जाएगी। और अदर इनकम के अंदर फिर हम ये 20,000 अलहदा दिखाएंगे। यहाँ से एक गलत सा इंप्रेशन मिल रहा है, जैसे मैंने माइनस कर दिया था, ये माइनस नहीं हुआ, ये एक्सपेंस शो हुआ है ये वाला जो है, और ये जो है ये आपकी इनकम शो हुई है, ये एक्सपेंस शो हुआ है और ये आपकी इनकम शो हुई है, ये एक्सपेंस है और ये इनकम शो हुई है। अगले जो मेथड 2 है उसके अंदर हमने इसको नेट ऑफ कर दिया कि जी 50,000 माइनस 20,000, तो इस इधर तो कोई एक्सपेंस नहीं आना। ठीक है, 31 दिसंबर 1 में 30,000 एक्सपेंस आ गया और 31 दिसंबर 2 में 15,000 एक्सपेंस आ गया, नेट एक्सपेंस आ गया, वो कॉस्ट मैंने माइनस कर दी। मेरा ख्याल है यहाँ तक रहा जाए, क्योंकि ये मिक्स हो जाता होता है टॉपिक आमतौर पर। ठीक है, तो टाइम तो है मेरे पास अभी 10 एक मिनट, लेकिन मेरा ख्याल है
कि ये इसको 2 दिन तो लगने ही चाहिए ना। तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट रह गया है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम कल बात करेंगे। आपने क्या करना है, आपने सारी थ्योरी पढ़ के आनी है, इसको याद करना है, डेफिनेशंस आती हैं, और ये जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम के दोनों मेथड हैं वो आपको पता होने चाहिए, एंट्रीज करके देखें। और ये एक छोटा सा सवाल है, ये आप अटैम्प्ट करके आएंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह ताला क्लास जो है ना अपने टाइम पर ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलें।